हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो आप सब एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो बच्चों, पार्टी क्लास 9, आज हम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लो। आई थिंक आज कल आप लोग का पार्ट 1 आ गया था और आज पार्ट 2 आ जाएगा। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 9। एंड यस, आपके पार्ट 1 के बाद आपको नोट्स नहीं मिला होगा, पार्ट 2 के बाद मिल जाएगा आपको नोट्स। फॉर प्रॉपर एक नोट्स जो होता है वो दोनों पार्ट के आपको आज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि 5 ईयर प्लानिंग क्यों बनाया जाता है। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग कब बनना स्टार्ट हुआ था, प्लानिंग कमीशन के मॉडरेटर कौन थे, प्लानिंग कमीशन कब से स्टार्ट हुआ, प्लानिंग कमीशन किसने स्टार्ट किया, ये सारी चीजें हमने देखा था। प्लानिंग कमीशन का मेन गोल क्या था, 5 ईयर प्लानिंग था। अब ये 5 ईयर प्लानिंग का मेन गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव इनका क्या था, ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि इंडिया जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से तो बहुत कमीशन, जब से प्लानिंग कमीशन आई थी उसके बाद से बहुत सारे गवर्नमेंट आए। 5 साल के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गोल्स लाया। गोल तो ऑब्वियसली एक जैसा ही था कि यस, हमें जैसे पॉवर्टी पे काम करना है एंड ऑल्सो एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अब हम आज के इस वीडियो में देखने वाले कि ये 5 ईयर प्लानिंग में कितने 5 ईयर प्लानिंग आए, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग, ये कितने 5 ईयर प्लानिंग थे और उसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। सो ये 5 ईयर प्लानिंग में फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले पहला 5 ईयर प्लानिंग जो आपका 1951 से लेकर के 1956 तक ये चला था। एज वी ऑल नो कि प्लानिंग कमीशन कब आई थी, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो मुझे कमेंट में आप आंसर दोगे कि प्लानिंग कमीशन कब इंडिया में आया था। तो प्लानिंग कमीशन सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, वो कब थी, 1951 से लेकर के 1956, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, मतलब अगर आप देखने जाओगे तो ये 5 साल का 5 ईयर प्लानिंग होता है। इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया गया था, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी एंड कौन से वर्क किए गए थे, कैसे किस क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। So, the expenditure in this plan was primarily on agriculture, social development, aggregation and flood control, sources of energy, rural and the smaller industry, heavy industry, mineral, transport, communication and education and health. That means कि पहला 5 ईयर प्लानिंग में सबसे बड़ा जो खर्चा किया गया था, सबसे बड़ा जो सरकार को दिख रहा था कि हमें इस चीज पे खर्चा करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ठीक है, वो क्या क्या था, वो था आपका एग्रीकल्चर, सोशल, एग्रीकल्चर, एक मिनट, यस, एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, irrigation, flood control, sources of energy, rural and the smaller industry, heavy industries, minerals, transport and communication, education and the health। ये सारी चीजों पे गवर्नमेंट को लगा कि यस, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में हमें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, इन पे खर्चा करना चाहिए। चलिए, तो हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर पे किया गया, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन पे किया गया, सोर्सेस ऑफ लाइट एनर्जी पे किया गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजों पे फोकस की गई थी। उसके बाद आपका आता है क्या, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में हमने देख लिया कि क्या 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 एक्सपेंडिचर किस पे खर्चा हुआ था और गवर्नमेंट का मेन गोल क्या था, क्या क्या चीजें डेवलप होनी चाहिए। अब हम देखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान जो आपका 1956 से लेकर के 1961, 1956 टू 1957, 1957 टू 1958, 1958 टू 1959, 1959 टू 1960, 1960 टू 1961। सो ये 5 साल में सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग जो आई उसमें गवर्नमेंट का मेन रोल क्या था डेवलपमेंट के लिए, वो हम देखने वाले हैं। सो
सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में आपके गवर्नमेंट लाइक हमारे जो गवर्नमेंट थे वो बेसिकली जो फोकस किए थे किसके ऊपर, मेन उनका जो गोल था एम्बिशियस जो था वो क्या था कि हमें इंडस्ट्री को ग्रो करना है, हमें इंडस्ट्री को ग्रो करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है इंप्लॉयमेंट आएगी, इंप्लॉयमेंट आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारे कंट्री में डेवलपमेंट होगा, लोगों के खर्चा पानी खाना ये सारी चीजें का प्रॉब्लम दूर हो गया एंड इंडिया का और डेवलप होगा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में सबसे बड़ा जो पॉइंट रखा गया था कि हमें आयरन एंड इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे पहला जो सेटअप हुआ था दुर्गापुर में, उसके भिलाई में एंड रोडकिला में। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपके प्लान सेटअप किए गए थे सिंदरी में। रेल इंजन की फैक्ट्री सेटअप की गई थी कहाँ पे, चित्रांगन में। देन आपके फैक्ट्री रेलवे क्योंकि आपको पता है कि रेलवे आ गया था ब्रिटिश के टाइम में, तो रेलवे का जो बॉगीज बनाया जाता है, बॉगीज आपको पता है ना, रेलवे का डब्बा ऐसे ऐसा डब्बा रहता है, B1 B2 B3 ऐसे रहता है ना रेलवे का डब्बा। हाँ, तो ये जो डब्बे बनते गए थे, ये जो बॉगी बनते गया था, ये कब कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री में बना था, ये आपका बना था सबसे पहले पेराम्बूर फैक्ट्री में। ये वहां पे सबसे पहले सेटअप किया गया था, वहां से ही बॉगीज बनना शुरू हुआ था। शिप बिल्डिंग फैक्ट्री जो आपके विशाखापट्टनम में है एंड अदर हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर में ये सारी इंडस्ट्रीज को लाई गई थी। कौन से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। सो एक बात तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, और ये जो आपके 5 ईयर जो प्लानिंग है ऑफ इंडिया, जो टोटल 9 से 10 5 ईयर प्लानिंग है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि यस आप बताओ कि थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में क्या हुआ था, तो आपको बताना है। लाइक मैंने आपको पूछ दिया कि सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में क्या हुआ, तो आपको बताना है कि कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज उस टाइम में आई थी एंड कौन से इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी, लाइक आयरन एंड दी स्टील इंडस्ट्रीज जो आपके दुर्गापुर में स्टार्ट हुआ था, देन भिलाई में एंड रोडकिला में। उसके बाद आपके केमिकल फर्टिलाइजर प्लान किया गया था कहाँ पे, सिंदरी में। उसके बाद आपके रेलवे इंजन फैक्ट्री को प्लान किया गया था कहाँ पे, चित्रांगन में। रेलवे के बोगीज कहाँ पे बनाए जाते थे, पेराम्बूर में। देन आपकी शिप बिल्डिंग्स फैक्ट्री, शिप्स को बनाने का जिम्मेदारी सबसे पहले कहाँ पे सेटअप किया गया था, वो था आपका विशाखापट्टनम। देन आपका हैवी जो इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ऐसे इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में आने लगे एंड उसके बाद इंडिया का डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइजर, शिप्स एंड रेलवेज, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। और ये कुछ जगह है जो आपको जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आपको लिखने आए तो प्लीज आप डिफाइन में प्रॉपरली लिखना कि हाँ कौन से इंडस्ट्रीज कहाँ पे पहले सेटअप हुई थी एंड जगह का नाम जरूर लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट कि सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में ह्यूज डैम्स भी बने, लाइक आपके भाखरा नंगल जो आप दामोदर एक्सेट्रा वर बिल्ड फॉर दी वाटर अवेलेबल एग्रीकल्चर। ये जो डैम्स बनाए जाते हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर के पर्पज से बनाए जाते हैं, ताकि इरिगेशन होगा, वाटर सप्लाई होगा, तभी तो जाकर के एग्रीकल्चर होगा। तो आपके भाखरा नंगल डैम एंड आपके दामोदर डैम, ये सारे डैम हेल्प किया गया एंड सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में इसे बनाया गया था। मेन एम्बिशियस था, गोल क्या था, इसे बनाना डैम को फॉर दी एग्रीगेशन, फॉर दी एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एग्रीकल्चर। जैसे ही प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम इंडिया का इंक्रीज होगा, लोगों के फार्मर्स के पास पैसे आएंगे, ग्रेन्स मार्केट में जाएगी बिकेगी, उसके बाद लोगों के पास पैसे आएंगे तो ओवरऑल जब लोगों के पास पैसा इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा। अब हम देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लानिंग। फर्स्ट देख लिया, सेकेंड देख लिया, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग कब स्टार्ट हुआ था, 1961 में स्टार्ट हुआ था, एंड कब हुआ था, 1966 में। 5 साल के लिए ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में मेन एम क्या था, तो वो था कि इंडस्ट्रीज को बैलेंस करना एंड एग्रीकल्चर को बैलेंस करना। सेकेंड, कंफ्यूज मत होना, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में क्या था कि हैवी इंडस्ट्रीज को लाना,
पहले ही क्रिएट करना, पहली बार सेटअप करना। बट अब थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में क्या हुआ कि वो जितने भी सेकंड में हमने लाए हैं उसे प्रॉपरली बैलेंस करना, प्रॉपरली बैलेंस करना इंडस्ट्रीज को एंड एग्रीकल्चर को, जो हमने ऑलरेडी ला दिए उसे बैलेंस करना। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में ऐसा क्या बैलेंस करना था। तो सबसे पहला गोल इंडिया का क्या था कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, हैवी इंडस्ट्रीज लाना, नेशनल इनकम दैट मीन्स कि ऑल्सो पॉवर्टी को रिड्यूस करना, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट लाना ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, ऑल्सो आपके मिनरल इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करना। तो ये सारी चीजें जब भी आपके हैवी इंडस्ट्रीज आएगी, डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट का होगा, मिनरल इंडस्ट्रीज आएगी, तो क्या होगा, क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, गरीबी मिटेगी, दैट मीन्स पॉवर्टी मिटेगी, लोगों के पास रोजगार आएंगे एंड अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा कमाने का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगा कमाने का। जब भी वो कमाएंगे तो क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लानिंग का कुछ मुद्दा था। ऑल्सो थर्ड ईयर प्लानिंग में three 1 year plans were implemented 1966 to 1969. This was the period of intense feminine. क्योंकि 1969 आपके सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में इंडस्ट्रीज रिसेंटली आई थी एंड आपके एग्रीकल्चर को रिसेंटली डेवलप करने का ऐसा डेवलप करने के लिए हम जा रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज करोगे तो आपको तकलीफ तो होंगी ही, दैट मीन्स कुछ ना कुछ चाहे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा एंड प्रॉफिट अगर बहुत ज्यादा है तो आपका कहीं ना कहीं आपको लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो कुछ भी चीजें जब आप न्यू स्टार्ट करते हो तो वहां पे आपके प्रॉफिट भी हो सकते हैं या फिर आपके लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में ये देखा गया। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये थर्ड 5 ईयर प्लानिंग है, तो ये थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में ये 5 साल में आपके जो 3 साल थे, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में 5 साल के प्लानिंग में आपके जो 3 साल थे उसमें बहुत कुछ इंडिया को फेस करना पड़ा था एंड फेमिनाइन आ गया था, मतलब भूखमरी हो गई थी, लोगों की भूखमरी आ गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। जबकि गवर्नमेंट ने सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में क्या किया था, इंडस्ट्रीज लाया एंड आपके एग्रीकल्चर लाए, बट थोड़ा ऐसा एनवायरमेंट में स्टेबल होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है। तो पहला जो आपका 3 साल था आपके थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में, उस टाइम में इंटेंस फेमिनाइन आई थी। सो बच्चा पार्टी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपके कौन से 5 ईयर प्लानिंग में आपके इंस्टेंस फेमिनाइन आया था 3 साल के लिए, तो वो है आपका थर्ड 5 ईयर प्लानिंग। या फिर आपको डेट भी पूछा जा सकता है, इम्प्लीमेंट द डेट व्हेन was the intense feminine in the third 5 ईयर planning. So what is the answer? 1966 to the 1969. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ ये? आखिर हमने देखा कि इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट लाई सेकंड में, थर्ड में गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ग्रो करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, इम्बैलेंस जो हो रहा है उसे बैलेंस क्रिएट। फिर क्यों फेमिनाइन आया? एक्चुअल में उस टाइम में क्या हुआ था ना, वॉर होने की सिचुएशन आ गई थी एंड वॉर भी हुआ था कहाँ पे, चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, एंड ऑल्सो आपके पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था इंडिया का, कश्मीर इशू था, तो वो वॉर का एक इन्वायरमेंट था। अब जब भी वॉर का इन्वायरमेंट होगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट कहाँ से होगा, डेवलपमेंट तो फिर नहीं होगा। तो यही एक स्ट्रेस की वजह से, वॉर के स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ था, आपके 1966 से लेकर के 1969 तक आपका डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में एंड आपके इंडस्ट्रीज में रुक गए थे, जिसकी वजह से फेमिनाइन आ गई थी, तो ये पूछा जा सकता है क्यों हुआ था ये। तो वॉर की वजह से हुआ था, चाइना इन्वेंट एंड ऑल्सो पाकिस्तान वॉर, ये उस टाइम में सिचुएशन था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, अब हम आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग पे, ठीक है, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, थर्ड देखा, अब हम आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग पे। फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग आपका स्टार्ट कब से हुआ, 1969 अप टू दी 1974। तो इसमें क्या सोचा गया, पहले में हमने क्या देखा था, कमेंट में बताना, ठीक है।
याद तो होगा ना, पहले में हमने क्या देखा, सेकंड में हमने क्या देखा, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर आई थी। थर्ड में हमने क्या देखा कि हाँ, थर्ड में इसके बैलेंस क्रिएट किए गए थे। और फोर्थ में क्या हो रहा है, फोर्थ में इंटेंशन बिहाइंड द गोल ऑफ दिस प्लान वाज इंडिया शुड बिकम द सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है कि इंडिया अपना डेवलपमेंट खुद करे, एंड ऑल्सो इंडिया को अगर नीड है, ठीक है, इंडिया इतना डेवलप हो जाए कि अगर कोई भी फेमिनाइन आता है या फिर नेचुरल कैलेमिटीज आता है तो गवर्नमेंट उसे खुद बेयर कर सके, ठीक है, भूखमरी ना हो, फेमिनाइन ना हो। सो इंडिया को क्या बनाना था, सेल्फ रिलायंट बनाना था। सो गवर्नमेंट को डेवलप करना था क्या, इंडस्ट्रीज और ज्यादा, एंड ऑल्सो इकोनॉमी को डेवलप करना था, स्प्रेड करना था, एंड ऑल्सो उनको जो सोशलिस्टिक पैटर्न था सोसाइटी का, कि हम सोशलिस्टिक सोशल पीपल जो भी ज्यादा अर्न नहीं करते, जो पॉवर्टी में, उसे मदद करना, उसे मदद करना। 4th 5 year प्लानिंग में यही देखा गया था। बट द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर, क्योंकि उस टाइम में बांग्लादेश वॉर हुआ था, तो इंडिया को बांग्लादेश वॉर का भी बहुत झटका पड़ा था, ठीक है, और उसे बियर तो करना पड़ता ही। बहुत सारे लॉसेस हुए थे, एंड जिसकी वजह से आपको वॉर क्या कर, मतलब आपके बहुत सारे चीजें ऐसी हो गई थी कि लाइक एक और फेमिनाइन का फेज आ रहा था, बट ऐसे लाइक 3rd year प्लानिंग में नहीं हुआ, जैसे हुआ था वैसे नहीं हुआ था। बट यस, आपके बियर जितने भी लॉसेस हुए थे उसे उसे किसको बियर करना पड़ता, ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस को ही बियर करना पड़ता। तो एक बात बताओ, तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ा है, तुम लोगों ने ब्लू ऑपरेशन स्टार भी पढ़ा है, तो मुझे कमेंट में तुम लोग बताओगे कि ये बांग्लादेश वॉर में क्या हुआ था, बांग्लादेश वॉर कब हुआ था, ये तुम लोग कमेंट में बताओगे। अगर चैप्टर नंबर 2 और 3 अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो जरूर बताओगे, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज 5 year प्लानिंग पे, 5th 5 year प्लानिंग पे। तो 5th 5 year प्लानिंग आपका स्टार्ट हुआ था 1974 अप टू दी 1979। इसमें प्लान की गई थी, द प्लान वॉज designated with the goal of making the Indian economy self sufficient by eliminating the poverty। मतलब हमें अपनी कंट्री को सेल्फ इकोनॉमी बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो हम खुद बियर कर सकें, एंड ऑल्सो हम उस सिचुएशन में रह सके। जैसे आप कोविड के टाइम में देखोगे कि कोविड के टाइम में कितने जॉब्स गए, मतलब कितनी सिचुएशन बुरी थी, बट देन ऑल्सो लोगों को खाना मिलता था, ठीक है, गवर्नमेंट भी खाना देती थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टॉक करके रखा था, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टॉक करके रखा था। आप कहीं पे भी नेचुरल कैलेमिटीज देखते हो, कहीं पे सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, आप देखते हो वहां पे गवर्नमेंट खाना देती है, तो गवर्नमेंट लाती कहां से, ये ग्रेन्स, तो ये ग्रेन्स लाती है फार्मर से, ठीक है, फार्मर से वो खरीदती है विद द लो प्राइस। एंड जब ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है तो वो जो स्टोर उनका जो रहता है ना, जो स्टोर किए हुए ऑलरेडी वो लोग रहते हैं, तो उन्हें निकालता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा सोचती है कि भाई हम एक्सेस में स्टोर करके रखें, ताकि अगर कुछ भी होता है तो हम हेल्प कर सके, लोगों को, आम जनता को हेल्प कर सके। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन द 5th 5 year प्लानिंग हमें क्या करना था, ऑब्वियसली बात है, एक चीज तो कॉमन है, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना था, लार्ज लेवल पे क्या लाना था, लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था, एजुकेशन को सप्लाई करना था, मतलब एजुकेशन को बढ़ाना था, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, बूढ़ों के बीच में, जवानों के बीच में क्या लाना था, न्यूट्रिशन, फूड का न्यूट्रिशन लाना था। ऑल्सो पानी का सप्लाई देना था, अच्छा पानी की, ताकि लोग अच्छे से पी सके, बीमार ना पड़े, ठीक है। ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज लाना था, दैट मीन्स कि अगर कोई भी बीमार पड़ रहा है रूरल एरिया में तो वहां पे प्रॉपर डॉक्टर्स हो सके। सो क्या क्या था 5th 5 year प्लानिंग में, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, और मेडिकल ट्रीटमेंट को फैसिलिट लाना, एंड ऑल्सो गुड न्यूट्रिशन लाना, एंड आपके वाटर ड्रिंकिंग, पानी को, स्वच्छ पानी लाना, ठीक है, एंड एजुकेशन को सप्लाई करना, ये सारी चीजें 5th 5 year प्लानिंग का भी था। सो
फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग में हमें इलेक्ट्रिसिटी को इन द हाई मोड पे ले जाना था, ताकि कम्युनिकेशन लोगों के बीच में हो सके, ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा हो सके एक दूसरे के बीच में, जहां पे भी पीपल रह रहे हो A Y Z जगह पे। ऑल्सो आपके सोशल वेलफेयर हम अच्छे से कर सके, वाइड स्केल पर कर सके, बड़े स्केल पर कर सके, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हम अच्छे से कर सके, ठीक है, एंड बेसिक इंडस्ट्रीज का हम बेसिक इंडस्ट्रीज को इंक्रीज करें, लोगों के गुड्स को परचेज करने का पावर हम इंक्रीज कर सके, जब भी वो कमाएंगे तभी तो अच्छा अच्छा खाना खरीदेंगे, ठीक है, तभी तो ग्रेन्स खरीदेंगे, तभी तो खाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉमन लाइफ है, सब्सटेनिंग लाइफ है, गुड्स है, जो हर किसी को चाहिए, उसे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या थी, पुअर, और पुअर का जो एक डेफिनेशन था उसे रिमूव करना था। पुअर का डेफिनेशन क्या होता है, पुअर का डेफिनेशन ये होता है ना कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, उनको बोला जाता है पुअर, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, भाई आप दिन का 100 रुपए कमा रहे हो तो कहाँ से आप गरीब हुए, ठीक है। आप महीने का फिर 3,000 रुपए कमा रहे हो तो कैसे आप गरीब हुए, उतने में तो आप आराम से खा भी सकते हो, ठीक है, कहीं पे अभी आप रह सकते हो। गरीब हुए हुए ना, तो जो महीने का 100 रुपए कमा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो अपने आपको गरीब नहीं बताना चाहिए, पहले आपको देख गरीब का मतलब समझना चाहिए कि पुअर क्या होता है, वरना बच्चों को ऐसा दिमाग में रहता है अरे हम तो बहुत गरीब है। कैसे गरीब हो भाई, तुम अच्छा खासा कपड़ा पहन रहे हो, घूम रहे हो, पढ़ रहे हो, तो कैसे तुम गरीब हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, तो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग का कुछ था। अब हम आते हैं ड्यूरिंग द फिफ्थ ईयर प्लानिंग, इट वाज नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ रिमूवल पॉवर्टी एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंडिया में गरीबी इतनी थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर मतलब बहुत ज्यादा जुल्म हो गया था इंडिया पे, ठीक है, ब्रिटिश मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट कहते हैं ना कि सब कुछ लेके ब्रिटिश चला गया, ठीक है, गोल्ड वोल्ड सब, मतलब इंडिया का हाल ऐसा था कि फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग आ गया, फिर भी पॉवर्टी को स्टेबल हम नहीं कर सकते थे, रिमूव नहीं कर सकते थे, एम्प्लॉयमेंट को हमें इंक्रीज करना था, ठीक है। माइट भी मेरे वोकेशनल में आपको ऐसा जो भी मैं कह रही हूँ ट्रांसलेट कर रही हूँ उसमें सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, एक्चुअली मेरा एक नाक बंद है, ठीक है, फिर भी मैं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। एक मिनट, मेरा एक नाक बंद है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो, तो फिफ्थ ईयर प्लानिंग में हमने क्या देखा कि इतने फिफ्थ ईयर प्लानिंग आ गया, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं, पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सके, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट को हमें इंक्रीज करना था, बट हम उस लेवल तक इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। चलिए, 1977 में फिर से एक जनरल इलेक्शन हुआ और फिर पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी डिफेक्ट हो गई, मतलब उस टाइम में कांग्रेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस पार्टी उस टाइम में रिमूव हो गई थी, क्योंकि आपको पता है उस टाइम में इंदिरा गांधी का सिचुएशन क्या चल रहा था, इलाहाबाद कोर्ट, याद होगा थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, इंडिया इंटरनल चैलेंजेस, चैप्टर नंबर 2 में भी आपने देखा है, तो याद करो याद करो। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपके जनता पार्टी पावर में आई, ठीक है, जनता पार्टी यहाँ पे पावर में आई, और जनता पार्टी भी फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग एंड होते होते 1978 तक वो भी पार्टी चली गई, लेकिन फिर जनता पार्टी के बाद कौन सी पार्टी आई, फिर आपकी पार्टी आई कांग्रेस पार्टी। तो 1778 में आपके 1978 में आपकी ये पार्टी एंड हो गई थी, और फिर जाकर के 1980 में फिर एक इलेक्शन हुआ जहां पे आपकी गवर्नमेंट नए न्यू गवर्नमेंट बने थे, जनता पार्टी कुछ ही दिन के लिए आई थी, उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी आई। चलिए, अब देखते हैं सिक्स 5 ईयर प्लानिंग। 1980 में ये स्टार्ट हुआ था, 1985 में 5 साल के लिए सरकार आती है, तो सिक्स 5 ईयर प्लानिंग का मेन गोल क्या था वो हम देखते हैं। Plan also distress upon the elevations of the poverty and employment generation. This plan having the following objective, मतलब 5 साल में ये जब सिक्स 5 ईयर प्लानिंग आया ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी तक जितना भी फिफ्थ 5 ईयर प्लानिंग तक हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया है, पॉवर्टी पे फोकस किया, बट फिर भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करना शुरू किए। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्चुअल में
ऑब्जेक्टिव तो आप देखोगे कि इकोनॉमी को इंक्रीज करना था, पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, एम्प्लॉयमेंट जो थे उन्हें एम्प्लॉय करना था, एंड ऑल्सो जो शेप एक जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था उसे भी कंट्रोल करने के लिए, एंड ऑल्सो स्मॉल फैमिलीज को अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी कह रही थी कि प्लीज छोटा संसार, छोटा सा परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार आप बना सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी आइडिया मतलब बता रही थी, उसे स्कीम्स दे रही थी। गवर्नमेंट का एक ही रूल है कि अगर कुछ भी रोकना है तो क्या करो, डू एंड डाई करो, मतलब स्कीम्स ला दो। स्कीम्स लाओगे, लोग लालच में फंसेंगे, लालच में फंसेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं करेंगे। बट ऐसा कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो 6 5 ईयर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, कौन से प्रोग्राम्स आए। ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब हम इस सॉल्यूशन से कैसे बचे। तो गवर्नमेंट क्या सोचता है कि सॉल्यूशन से हम कैसे बचेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम स्कीम्स लाएंगे, तभी जनता समझेगी। तो 5 5 ईयर प्लानिंग में स्कीम्स आए। पहला स्कीम्स IRDP, दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, रूरल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। सेकंड आया आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट एग्री गारंटी प्रोग्राम, मतलब जो भी रूरल पीपल है जिनके पास लैंड नहीं है उनके पास लैंड देना और उनकी उस पे वो एग्रीकल्चर करेंगे, ये वाली प्रोग्राम आई, ठीक है। ऑल्सो उसके बाद आया आपका NREP प्रोग्राम, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आया आपका सैलम स्टील प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट इज आपके 5 5 ईयर प्लानिंग। तो 6 5 ईयर प्लानिंग में आपने देखा कौन से स्कीम्स आए, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 6 5 ईयर प्लानिंग में देखा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था एंड उनपे उनने क्या इम्प्लीमेंट किया, मतलब प्रोग्राम्स लाया। कौन से प्रोग्राम्स लाए, तो मैंने आपको वो 4 से 5 प्रोग्राम बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं 7 5 ईयर प्लानिंग पे। 1985 में ये स्टार्ट हुआ, 1990 तक ये चला सिलसिला। सो इन दिस प्लान जो फूड का जो स्ट्रेस था उसे ओवरकम करना था, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना था। तो ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि डेवलपमेंट लाना, अब कुछ नया आया क्या, मॉडर्नाइजेशन लाना, उसके बाद सेल्फ रिलायंस तो पहले से ही चल रहा था, सोशल जस्टिस लाना एंड ऑल्सो इंप्रूव करना टेक्निक्स को इन द प्रोडक्शन, न्यू टेक्निक्स को लाना ताकि हम नेशनल इनकम 5% से ईयरली इंक्रीज कर सके इन दी फूड ग्रेन्स। ऑल्सो फूड ग्रेन्स भी हम इंक्रीज कर सके 5% से एंड ऑल्सो नेशनल इनकम भी इंक्रीज कर सके पहले से। चलिए यहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम्स को लाए गए थे 7 5 ईयर प्लानिंग में। कौन सी थी वो, जवाहर रोजगार योजना, सेकेंड इज इंडिया आवास योजना, थर्ड इज द स्कीम ऑफ 10 lakh wells, seventh plan proved to important from the point of view of employment generation। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो लाए गए थे 7 5 ईयर प्लानिंग में। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं 8 5 ईयर प्लानिंग आपका कब आया था, 1992 में। 1997 तक ये सिलसिला चला था। तो इसमें सबसे पहले क्या देखा गया था कि अब हमें स्कोप करना पड़ेगा, किसको, लॉट ऑफ स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर तो अभी तक हमने चलाया था, अब हमें प्राइवेट सेक्टर लाना पड़ेगा। तो जब से आपकी ग्लोबलाइजेशन हुई है, ठीक है, आपके प्राइवेट सेक्टर कब से आई, ग्लोबलाइजेशन का 1991 के बाद न्यू इंडिया पॉलिसी आई थी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 8 5 ईयर प्लानिंग में क्या करना था कि हमें 5% से 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें नेशनल इनकम इंक्रीज करना था, पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल करना था, ठीक है। प्रोग्राम्स और ज्यादा प्रोग्राम्स को लाना था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को लाना था एंड ऑल्सो लिटरेसी रेट को आपके रिमूव करना था। इलिटरेट पीपल जितने भी थे उनके मतलब इलिटरेसी का जो रेट था उसे रिमूव करना था, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन लाना था लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ गोल्स थे 7 8 5 ईयर प्लानिंग में। इनमें भी प्रोग्राम्स लाए गए। गवर्नमेंट ने सोच लिया 6 5 ईयर प्लानिंग से कि अब हमें लोगों को लालच देना पड़ेगा। लालच कैसे, प्रोग्राम से देना पड़ेगा। मदद हम कैसे कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू। तो तब से 6 5 ईयर प्लानिंग से आप देख रहे होगे प्रोग्राम्स आना शुरू हो गया। तो 8 5 ईयर प्लानिंग में जो आपका प्रोग्राम आया था दैट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना,
देन इज उसके बाद जो आपका प्रोग्राम आया महिला समृद्धि योजना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स आए थे। उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहायता योजना, ठीक है। फिर आया आपका मिड डे मील स्कीम, याद आया? आप पढ़ोगे आगे एजुकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा स्कूल में तो आपको याद होगा, नहीं तो आगे आप पढ़ोगे। मिड डे स्कीम लाई गई थी। मिड डे मील स्कीम मतलब दिन का खाना स्कूल में। तो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, जिनको पढ़ने में लगता है ये पढ़ाई करके क्या, बट बच्चे को लालच दिया गया क्या कि आपको दिन का खाना स्कूल में दिया जाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाएगा, तो बच्चे जाते थे स्कूल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब आते हैं इंदिरा गांधी महिला स्कीम, ये भी आया था आपका, ये भी प्रोग्राम बनाया गया था। गंगा कल्याण स्कीम, ये भी क्रिएट किया गया था 8 5 year प्लानिंग में। सो ड्यूरिंग द 8 5 year प्लानिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर ग्रू, मतलब बड़ा हुआ, एंड ऑल्सो लिबरलाइजेशन आई एंड और मार्केट पॉलिसी आई, अडॉप्ट किया गया था कब? 1991 में। किसने किया? कमेंट में जरूर बताना उस टाइम में कौन किसने किया ये। उस टाइम में हमारे ये मार्केट पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करने वाले कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। फ्री मार्केट बनाया गया, ग्लोबलाइजेशन आई, ओवरऑल वर्ल्ड में आप कहीं पे मार्केटिंग कर सकते हो, लिबरलाइजेशन भी आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी 5 year प्लानिंग को, दैट इज 9th 5 year प्लानिंग, जो आपके 1977 से लेकर के 2002 तक था। तो मेन फोकस क्या था इनका? एग्रीकल्चर पे एंड रूरल डेवलपमेंट पे। ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? कि ऑब्जेक्टिव उनका था कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। टू इंक्रीज द रेट एंड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव है उनका। लोगों के बीच में हैवी कंपटीशन बिल्ड करना, दैट मीन्स अगर हम प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में कंपटीशन क्रिएट करेंगे तभी जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। न्यू डायरेक्शंस लाना इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ठीक है, पॉलिसी में। एंड ऑल्सो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाना, ताकि फॉरेन लोग आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, ताकि इंडिया का क्या हो सके? फॉरेन इनकम इंक्रीज हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कि अब यहाँ पे कौन से स्कीम्स आई थी? तो वो थे आपका स्वर्ण जयंती सारा योजना, देन इज भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, मतलब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वेलफेयर सामाजिक मदद करने के लिए बच्चों को पढ़ने में, वो भी पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है जो आपके क्रिएट किए गए थे, और भी प्रोग्राम्स है लाइक दी राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, देन इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, देन इज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये कुछ योजना है, ये कुछ स्कीम्स है जो लाए गए थे। देन इज अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना, देन इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सारी योजना का लाने का मोटिव यही था कि एग्रीकल्चर एंड बाकी चीजों को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे आपका फिर फाइव प्लानिंग जो थी आपकी 5 year प्लानिंग, जो आपके टोटल जब से कंट्री आजाद हुई टिल दी 2002, तो आपकी टोटल 9th 5 year प्लानिंग आती है। तो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। The dash plan is the reflection of the liberalization and the free market policy adopted in 1991, 7, 8, 5th, 6th। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है क्या? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मतलब कि अब हमें जितनी भी हमारी प्राइवेट सेक्टर्स की जो बैंक्स थी उसे गवर्नमेंट में लाना था, ठीक है। ड्यूरिंग द टेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंक वॉज मोनोपोली इन द प्राइवेट सेक्टर। पहले के टाइम में जब कंट्री मतलब जिस टाइम में पंडित नेहरू थे एंड लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस टाइम में जितनी भी बैंक्स थी वो कैसी थी? प्राइवेट सेक्टर की बैंक थी। मतलब एक किसी का बैंक है, मान लो अगर ए पर्सन है, वो ओनर है एक बैंक का, तो उस जितनी इंटरेस्ट होती थी वो क्या करते थे? खुद ही रख लेते थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट के पास सम अमाउंट का इंटरेस्ट वो देते थे, गवर्नमेंट को इससे कोई फायदा नहीं। अब कुछ लोगों को क्या होता है, जिनके पास पैसा है वो जाकर
देते थे, बैंक में जमा करते थे, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका हाई होता था। अब किसी के पास अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करे फिर, जिसके पास कम पैसा है वो क्या करे फिर। तो ये सारी चीजों को सोच करके गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब हमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अब हमें प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक रखना पड़ेगा एंड पब्लिक सेक्टर का भी बैंक रखना पड़ेगा। सो द डायरेक्ट ऑफ दिस बैंक वाज वर्किंग टुवर्ड्स द डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। मतलब कि हमें प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक रखना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर का भी बैंक रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि हम नेशनलाइजेशन, मतलब हम डेवलपमेंट कर सके इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री सेक्टर आनी चाहिए एंड ऑल्सो इंडस्ट्री सेक्टर आएगी, लोग आकर के प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स पे स्पेशली इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले। ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट सेक्टर से इंडिया को भी बेनिफिट होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। प्राइवेट बैंक रहेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज रहेगा। गवर्नमेंट बैंक कभी भी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, बट हाँ प्राइवेट बैंक हमेशा सोचती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक। गवर्नमेंट ने क्या किया था, नेशनलाइज जितनी भी बैंक थे उसका नाम, वो एक्चुअल में नाम क्या था उसका, इंपीरियल बैंक रख दिया था इन दी 1995। इंपीरियल बैंक का ही नाम आज की डेट में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो एसबीआई पहले कौन सा बैंक था, उसका नाम क्या था, वो नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, उसका नाम फिर से चेंज हुआ, दूसरा नाम हुआ, दूसरा नाम आया, नेक्स्ट नेम क्या था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पूछा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप देखोगे कि ये प्राइवेट मोटिव एंड प्राइवेट मोटिव पे भी काम करती है, ऐसा नहीं करती है, बट ऑल्सो आपके पब्लिक मोटिव पे ज्यादा काम करती है। मतलब इसके यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ज्यादा रूल्स करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट को जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है वो ज्यादा रहता है। द बैंक ओपन दी सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड एंड द शॉर्टकट। मतलब ये बैंक एक ऐसा बैंक था जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में अपने ब्रांचेस को ओपन किया गया था क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक था। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं जरा बैकग्राउंड नेशनलाइजेशन का। सो इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिया ने क्या किया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था जहां पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर थी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड टू कवर द डिफिक्टेड इफ दे ऑकर्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स। क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आई तो क्या होने लगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को भी लाया गया था, प्रमोट किया गया था। along with this the policy of developing small industry farmer एंड द इंडस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड। बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, छोटी बड़ी सब इंडस्ट्रीज आई और अपने अपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए। गॉट इट, ये था आपके नेशनलिज्म का बैकग्राउंड। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं था। आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये मदद की गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, एग्रीकल्चर को ग्रो करना, फूड स्टोरेज करना। लाल बहादुर शास्त्री ने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन पे। उसके बाद आपके इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंस्पायर्ड थी किससे, सोशलिस्ट आइडियाज से ज्यादा इंस्पायर्ड थी। उनका डिमांड था क्या कि नेशनलाइजेशन बैंक ऑफ कॉमर्शियल बैंक। उनका इंदिरा गांधी का ही डिमांड था कि नेशनलाइजेशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ये डिमांड किसका था, वो था आपके इंदिरा गांधी का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये कुछ प्रोग्राम से जो लाए गए थे बाय दी इंदिरा गांधी। ठीक है, इन दी 1 जुलाई 1975 कौन सी प्रोग्राम्स थी वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, 20 पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम किसने लाया, इंदिरा गांधी ने, 1 जुलाई 1975। क्या था, मतलब इनका प्रोविजन क्या था, सबसे पहले लैंड सेलिंग फॉर द सिटीज ऑफ सिटीज एंड द एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिवीजन वेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर द वर्कर, इंक्रीज इन द वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। मतलब कि जितने भी लैंड सेलिंग सिटीज है उस पर वर्क करना, एग्रीकल्चर लैंड्स को इंक्रीज करना एंड इक्वल डिवीजन लाना वेल्थ में, मिनिमम वेजेस को क्रिएट करना फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए एंड इंक्रीज करना क्या, कंजर्वेशन स्कीम्स को। देन जो सेकेंड इनका जो 20 पॉइंट्स प्रोग्राम में था वो क्या था, वर्कर पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रीज
national training schemes and the freeing bonded labors. Third is prevention of the tax erosion and evasion and economic crimes and slumming. मतलब ये सारी चीजों जो थी ये 25 ईयर प्लानिंग में किया गया था 20 पॉइंट प्रोग्राम में बाय दी इंदिरा गांधी का मेन पॉइंट क्या था इन चीजों पे करना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट देखिए और क्या था इनका मेन प्रोविजन। रेगुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द बेसिक नेसेसिटी, इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिक कोई भी चीजों का दाम एक्सटेंड नहीं रखना, बेसिक नेसेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि अब पब्लिक सेक्टर में हम क्योंकि सोशल वर्क कर रहे हैं तो लोगों तक जो बीपीएल में उनके तक एक मिनिमम दाम में फूड ग्रेन्स या भी कमोडिटीज पहुंचनी चाहिए, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना, हैंडलूम इंडस्ट्रीज को भी करना, उन्हें मोटिवेट करना एंड ऑल्सो जो वेविंग लोन था वीकर सेक्शंस पे उसे इम्प्रूव करना एंड कम्युनिकेशन होम कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मेकिंग एजुकेशन इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर दी स्कूल। स्कूल में जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, टेबल डेस्क बोर्ड चौक पेंसिल, इन अच्छा खासा मतलब एक ग्राउंड प्रॉपर रूम पंखे लाइट ये सारी चीजें अच्छे से इक्विपमेंट जो भी चाहिए, लाइब्रेरी लेबोरेटरी, ठीक है, जितने भी चाहिए वो सारी चीजें स्कूल में होनी चाहिए। ये इक्विपमेंट को इंक्रीज करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन सैटेलाइट होनी चाहिए जो लोग एक दूसरे तक कम्युनिकेट कर सके प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपके 25 ईयर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। डैश डिक्लेयर्ड ए 20 पॉइंट प्रोग्राम, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपके इशू आते हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इशू ऑफ वर्कर। वर्कर का इशू हुआ था पहले के टाइम में, सबसे स्टार्टिंग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फेमस थी, फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्ट हुई थी एंड फेमस थी, वो कहा मुंबई में, ठीक है। ऑन दी 11 जुलाई 1851 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था बाय दी काशवाजी दावर के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ये टेक्सटाइल में यहाँ पे सबसे फेमस टेक्सटाइल था मुंबई में, ठीक है। यहाँ पे 1980s में वर्कर का कुछ इशू हुआ, ठीक है, वर्कर्स का अपने आपस में कुछ इशू हुआ, उसके बाद जाकर के ये सेक्टर थोड़ा वीक होने लगा था, आप कह सकते हो, एंड ऑल्सो यहाँ की कंडीशन थोड़ी वर्स होने लगी। इन सब इंडस्ट्रीज जब वेजेस ऑफ वर्कर्स इज हाई, कुछ इंडस्ट्रीज में वर्कर का वेज बहुत ज्यादा था और कुछ इंडस्ट्रीज में वर्कर का वेजेस बहुत ही कम था। दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटी देन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। सो यहाँ पे वेज इंक्रीज करने का डिमांड वर्कर्स में आया, ठीक है। वर्कर क्या कहते थे कि हमें हमारी वेज को इंक्रीज करो, हमें कुछ फैसिलिटीज दो, हमें कुछ फैसिलिटीज दो। तो यहाँ पे कहानी को जरा समझो। 1981 में आपके 1981 में एक्चुअल में वर्कर्स ने बोला था कि देखो क्या होता था ना कि पहले आप अभी भी देखते होगे, अगर आपके घर में कोई भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स पे काम करते हैं तो दिवाली के टाइम पे आप देखते होगे कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, आपके पापा या फिर भाई जो भी है जो काम कर रहे हैं उनको गिफ्ट्स मिलते हैं एंड कुछ बोनस भी मिलता है। तो उन लोगों ने क्या बोला कि हमें दिवाली के टाइम में हमारी जितनी इनकम है, ठीक है, उससे 20% ज्यादा हमें क्या चाहिए, बोनस चाहिए, 20% ज्यादा हमें बोनस चाहिए। तो वो जो टेक्सटाइल मिल के जो ओनर थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये नहीं दे सकते हैं, मतलब 20% आपके मतलब आपके जो वेजेस उससे ज्यादा हम दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दिवाली के टाइम में डिमांड था बट ऐसा नहीं हुआ था। तो उस टाइम में वर्कर्स ने क्या किया, वर्कर्स ने एक स्ट्राइक निकाल दिया कि चलो ठीक है, आप हमें बोनस नहीं दोगे तो हम आप क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक करने में राष्ट्रीय मिल मजदूर एक ग्रुप बना, ठीक है, जहां पे ये था कि हमें अपना बोनस 8 to 17% इंक्रीमेंट पे चाहिए, ठीक है। ये लोग मतलब वर्कर्स का डिमांड था। तो वर्कर्स का डिमांड जो था बच्चा पार्टी, और ये जो आपके राष्ट्र मिल मजदूर संघ थे इनके लीडर बने कौन, डॉक्टर दत्ता सामंत ये वर्कर्स को सपोर्ट किए और ये स्ट्राइक आपका शुरू हुआ 18 जनवरी 1982 में ये स्ट्राइक शुरू हुआ। आप देखो जरा अच्छे से कि ये स्ट्राइक कितने दिन तक चला।
बस एक बोनस पे, ठीक है, बोनस पे मिल के जो ओनर थे वो कहते थे हम नहीं बढ़ाएंगे, और वर्कर्स ने बोला ठीक है आप नहीं बढ़ाओगे, हम काम नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक कर दिया, उन लोगों ने ग्रुप बनाया, ग्रुप का हेड कौन था, डॉक्टर दत्ता सामंत। अब ये स्ट्राइक शुरू हुआ आपका। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर थे ना महाराष्ट्र के, बैरिस्टर AR अतुले, इन्होंने एक कमिटी को सेटअप किया और इन्होंने सोचा कि चलो हम इस प्रॉब्लम को, इस सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन तो लाया जाए। तो later, the Baba Saheb Bhosle, the Chief Minister of the Maharashtra, instead that as per the law, he would talk only with the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh। मतलब बाद में चीफ मिनिस्टर जो थे आपके बाबा साहेब भोसले, इन्होंने सोचा कि अब हमको टेक्सटाइल के जो भी वर्कर्स हैं उनके जो मेन मतलब जो भी एक जेन्युइन पर्सन हो उससे हमें बात करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमें लॉ के थ्रू हमें इनसे बात करना पड़ेगा। ये वर्कर्स का जो स्ट्राइक है, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, इनसे बात करना पड़ेगा। बट बात तो इन्होंने किया, ठीक है। बात करने में क्या हुआ कि स्ट्राइक कंटिन्यू चला, कंप्लीट हुआ कब पता है, 6 मंथ के बाद। तो 6 मंथ के बाद ये स्ट्राइक कंप्लीट हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इग्नोर तो किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बट ये स्ट्राइक बाद में एंड हुआ। और उस टाइम में जा करके एक्चुअली जो आपके जो वर्कर्स थे, लाइक जेल बारो एजुकेशन का स्टार्ट हुआ था 1982 में, एंड ऑलमोस्ट 500,000 वर्कर्स took a march on legislative assembly of Maharashtra। मतलब 1.5 लाख वर्कर्स कहाँ पे चले गए थे, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र में गए थे 1982 में सितंबर में, ठीक है। और वर्कर्स ने क्या किया था, वर्कर्स ने नारा लगाया जेल मारो एगिटेशन, जेल मारो एगिटेशन। इतने लोग चले गए थे असेंबली ऑफ महाराष्ट्र में। उस ये जो महाराष्ट्र में, एक्चुअल में महाराष्ट्र मैंने आपको बताया वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे फेमस थी, बट जितने भी ओनर थे ना टेक्सटाइल के, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि अब हम इस प्रॉब्लम से निकले कैसे। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपना टेक्सटाइल जो एक पॉलिस्टर का और कॉटन का जो डिमांड था लोगों के बिल में, वो लोगों के बीच में, तो उसे वो काम ऐसा रोक नहीं सकते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने इंडस्ट्री को, जो टेक्सटाइल के ओनर थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने मिल्स को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, मुंबई टू सूरत में ट्रांसफर कर दिया, गुजरात के सूरत में ट्रांसफर कर दिया। इसलिए आज की डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आपका कहाँ पे है, गुजरात में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों का दुनिया, जो आपके सपनों का दुनिया तो आपका मुंबई हो गया, बट कपड़ों का जो दुनिया है वो आपका सूरत है, गुजरात है, ठीक है। सूरत में ही गुजरात है, गुजरात में ही सूरत है। सो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्प किया, एंड वहां पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा टेक्सटाइल ओनर को कि हम आपकी मदद करेंगे, बट आपका 13 टेक्सटाइल जो मिल्स है वो वो एक गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। तो नेशनलाइज्ड हो गया आपका क्या, 13 टेक्सटाइल मिल, 13 टेक्सटाइल मिल। तो ये कुछ कहानी है इश्यूज ऑफ वर्कर्स की, ये वाले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर में। तो ये आपका टॉपिक होता है फिनिश। और ये रहा आपके क्वेश्चंस। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज स्टार्टेड इन द मुंबई ऑन 11 जुलाई 1857 बाय डैश फिरोज शाह जोजी गोदरेज और दी जामशेदजी नुरसावांजी टाटा और दी खुशाज जी देवार, या फिर थर्ड डी आपके अजीम हसेम एंड प्रेम जी, ठीक है। ये आपके कुछ ऑप्शंस आपको आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है आज हम कंप्लीट करेंगे। आई नो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपका ये लास्ट टॉपिक है, आज हम इसे एंड कर देंगे, ठीक है। वरना आप भी सोचोगे कि कितने बार ये टॉपिक पढ़ो, बट टेंशन मत लो, आपको टाइम स्टेप के थ्रू आपके टॉपिक्स को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना रहेगा आपको टाइम स्टेप पे जाना, एंड वहां पे आपके उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे आप टॉपिक आता है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये 2 से 3 टॉपिक बचा हुआ है, जरा सा देख लेते हैं।
तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो मैंने आपको पहले पूछा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दैट वर पीवी नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम में, जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे इसे ले गए। एंड आज की डेट पे ग्लोबलाइजेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो इन 1991 द गवर्नमेंट हैड ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ सेलिंग सम गोल्ड रिजर्व एंड मॉर्टेज सम। उस टाइम 1991 में एक्चुअल में कंट्रोल किया गया था गोल्ड के सेलिंग्स को एंड मॉर्टेज किया गया था, ठीक है। पीवी सिंह गवर्नमेंट इंक्लूड द लायबिलिटी ऑफ द 10,000 करोड़ रुपीस ऑन द इकोनॉमी बाय वेविंग द लोन्स ऑफ द फार्म ऑफ ऑल द फार्मर्स। पीवी सिंह गवर्नमेंट जो थे उस टाइम में, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपीस का लाइबिलिटी रिमूव किया फार्मर्स के ऊपर, जो वेव करा फार्मर्स के ऊपर जो, हाँ ठीक है, लोन्स को रिमूव किया इन्होंने। तो 1980 से लेकर के 1981 में आपके फॉरेन लोन जो आपके थे वो कितने थे? 2350 करोड़। 1990 से लेकर 1991 में जब ये रिटर्न किया गया था, वो कितने लोन हो गए थे? वो हो गए थे आपके 8380 करोड़। इट वॉज डिफिकल्ट टू इंडिया राइज अनूल, इंडिया को बहुत डिफिकल्टी था इन ये लोन को चुकाना, बट इंडिया ने उसके बाद जाकर के, क्योंकि आपका ग्लोबलाइजेशन आ गया था तो बाद में ये सारी चीजें रिमूव हो गई थी, तो इवन जो नॉन रेसिडेंट थे इंडिया के, वो लोग भी क्या करने लगे, क्योंकि आपको पता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक आया, तो फॉरेन के लोग आके इन्वेस्ट करते थे। जब वो लोगों ने देखा कि अब इंडिया का हालत इतना खराब हो रहा है, लोन उन लोगों के पास ज्यादा है, इतना लोन देना है, तो सब लोगों ने क्या किया, अपना अपना डिपॉजिट विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। उस टाइम में भी सिचुएशन वर्स्ट था, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन रहा, ड्यूरिंग द टेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव डैश वर आवर फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मिठाई, यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम और द डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडनीज। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया, जो भी रिस्ट्रिक्शन था उसे रिमूव किया। एंड एलआईसी सिस्टम को भी, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रिस्ट्रिक्शन था उसे रिमूव किया 18 इंडस्ट्री का, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे ग्रो करेंगे। ग्लोबलाइजेशन हमने लाया, बट हम कैसे फिर ग्रो करेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम कैसे ग्रो ऑल ओवर दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब भी रिस्ट्रिक्शन होगा कोई भी आके इन्वेस्ट नहीं करेगा। तभी उस टाइम में एक आया, तभी उस टाइम में, जो आज के टाइम में आप स्टॉक का नाम सुनते होंगे, तो उसे ऑब्जर्व कौन करते हैं? वो करता है आपका सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एट द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम अब रिस्ट्रिक्शन रिमूव करेंगे, और इसके जगह पे मान लो कि आप अब चोर को कौन देखेगा? पुलिस देखेगा। तो एक पुलिस के तौर पे आपके सेबी काम करती है। तो सेबी आपकी कब आई थी? 1992 में आती है। तो अगर कोई भी घोटाला करता है, या फिर आप मान लो कोई भी इलीगल काम करता है, तो उसे देखेगा आपको, तो वो सेबी ही देखेगा, ठीक है। So, the foreign investment in India grew during the first tension डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आया था, वर्ल्ड ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट हुआ था, एंड न्यू पॉलिसीज आई थी, प्राइवेटाइजेशन इंडिया में आया था, लिबरलाइजेशन आया था, एंड आपके ग्लोबलाइजेशन आया था, रिस्ट्रिक्शन हटा, ये सारी चीजें आई। So this topic is the World Trade Organization. World Trade Organization आपका 1995 में आया था, ठीक है, WTO। एंड WTO ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि इंडिया 1995 में पहली बार मेंबर बना था आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले फ्री ट्रेड करना बिटवीन दी कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड करना, पुट एंड एंड ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉस, जितने भी रिस्ट्रिक्शन लॉस थे उसे रिमूव करना, एंड करना। ऑल्सो रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर हर्डलर्स इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसे
कुछ तहत तक रखना, ठीक है, इंटर, और बाकी आपके इंटरनेशनली फ्री करना। ज्यादा रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन हुआ तो फिर वो नहीं हो पाता है ट्रेड। टू रेगुलेट द ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला मल्टी पार्टी मैकेनिज्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ग्लोबल ट्रेड जितने भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेड हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री ट्रेड हो रही है, उसे देखती है, ठीक है, मल्टीपल पार्टी रिकग्नाइज करती है, मतलब उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व करती है, रेगुलेट करती है। जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रैफिक एंड द ट्रेड, जीटीए, जो भी आपकी जो टैक्सेस लगाए जाते थे, ये दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था एक दूसरी कंट्रीज के बीच में, वो क्या था आपका जीएटीटी, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रैफिक एंड द ट्रेड। ये आपका आया, ये इसे लाने वाले लाइक आपके इंटरनेशनल लेवल पे बिफोर दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम टू बिगिन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब भी बिगिन होगा इनके बीच में, कोई भी कंट्रीज के बीच में, तो सबसे पहले एग्रीमेंट साइन किया जाएगा कौन सा, जीटीएए। सेक्टर्स लाइक जो भी लाइक जो आपके शिप्स, एजुकेशन एंड ऑल्सो हेल्थ, इकोनॉमी को ग्रोथ करना, ये सारे सेक्टर्स पे को रैपिडली इंक्रीज करना था इंडिया को, एंड वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू ये सारी चीजें होती। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से बिजनेस करती, ट्रेड करती, तभी जाकर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता, एंड फिर जाकर इश्यूज सॉल्व होते, ठीक है। जितने फेसेस इश्यूज फेस किया गया था फाइव ईयर प्लानिंग में, 5 ईयर प्लानिंग में, वो सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व की जाती। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आया वो क्या था आपके SAPTA, सप्ताह, मतलब इंडिया ने साइन किया साउथ एशियन फरेंटिकल ट्रेड एग्रीमेंट, सप्ताह। ये आपका जितने भी साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसके बीच में जितने भी ट्रेड होती है, तो टैक्सेस का अमाउंट इनके बीच में कम है, फ्री ट्रेड होता है, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ ट्रेड का इंटरेस्ट होता है। तो इंडिया ने रिमूव किया रिस्ट्रिक्शन को, इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन को, बाय दी सेवरल कमोडिटीज, कुछ कमोडिटीज का रिस्ट्रिक्शन रिमूव किया, ठीक है, थ्रू दी कहाँ पे, AARC में, ASAARC कंट्रीज में। दैट मीन्स जितने भी कंट्रीज आपके साउथ एशियन में आते हैं उनके बीच में क्या होता है, इंपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन फ्री है, दैट मीन्स फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये कुछ तरीकों से हमने इंडिया का इकोनॉमी समझा। ऑल्सो वी हैव लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो पा रही है। सो आप ये कह सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी हेल्प अस इन द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, तो ग्लोबलाइजेशन अच्छे से होती है। एक वन एंड अनदर कंट्री इन्वेस्ट इन ईच अदर, एक दूसरे में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, अच्छे से डेवलप करती है। सो यहाँ पे आपके आते हैं क्वेश्चन। 1995 इंडिया बिकेम डैश मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, GATT या फिर SAARC। सेकेंड क्वेश्चन इज द टर्म Girangaon means the towns of hills, the towns of mills, group of industries, cottage industries। यहाँ पे आपके चैप्टर होते हैं समाप्त। आई नो एक 1.5 आवर या फिर 1 आवर का वीडियो बना होगा, पर टाइम स्टेप के थ्रू आपका टॉपिक्स बता दिया जाएगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप अच्छे से पढ़ लेना। तो क्लास 9 के बच्चों अब आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, शुभम झा क्लास 9। सो प्लीज ज्वाइन इट एंड आई रियली होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं प्लीज कमेंट में देना, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इतने बड़े वीडियो, इससे मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, वरना तो 2 घंटे का वीडियो बनता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और किसी भी अपने एक दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो, चैनल को ग्रो करने में आपका ही हेल्प चाहिए, ताकि आप दोस्तों के तक शेयर करोगे कि यस हमें यहाँ पे इतना अच्छे से पढ़ाया गया, तो उनको भी पता चलेगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। एंड बच्चा पार्टी आपके 9 का फुल सिलेबस साइंस का कंप्लीट कर दिया गया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लो। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड शेयर कर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।